डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 10th चैप्टर जैव प्रक्रम का पार्ट 5th है। इसमें हम बात करेंगे वहन या संवहन अर्थात परिसंचरण के बारे में। वहन, परिसंचरण या संवहन क्या होता है? हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीकरण से बनने वाली ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति होना अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना संवहन या वहन कहलाता है। और इसे संपन्न यानी इसे पूरा करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है, जिसे हम परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो रुधिर का प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी पदार्थों का वहन करता है। यानी हमारे शरीर में जो भोजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी पदार्थ, इनका रुधिर का प्लाज्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। इसके साथ रुधिर में आपने पढ़ा है लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी होती हैं, जो कि ऑक्सीजन का वहन करती हैं। यानी आरबीसी हमारी ऑक्सीजन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अर्थात पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। तो मनुष्य के वहन या अर्थात परिसंचरण तंत्र में निम्न अंग होते हैं। फर्स्ट, हृदय, रक्तवाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं, धमनी व शिरा, तथा रुधिर यानी इसको हम कह सकते हैं तरल ऊतक, जो रुधिर और लसिका के रूप में पाया जाता है। हृदय हमारा एक पेशी अंग होता है, यानी पेशियों का बना होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई अस्थि नहीं होती, जो लगभग मुट्ठी के आकार का होता है और 4 कोष्ठीय होता है, अर्थात 4 भागों में 4 कोष्ठकों में बटा होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। जो आपको चित्र में बताया गया है कि 2 निलय होंगे, नीचे का भाग यानी बीच में से खड़ी रेखा से कटा होगा, इस तरह से 2 भाग बन जाएंगे। नीचे के निलय और ऊपरी भाग अलिंद कहलाते हैं। बाईं ओर का बायां अलिंद, बायां निलय, और दाईं ओर का दायां अलिंद, दायां निलय। फेफड़ों में आने वाला ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। यानी हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर आता है और हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में फिल्टर करके उसको भेज दिया जाता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर के फेफड़े से हृदय के बाईं ओर स्थित बाएं अलिंद में आता है। जब इससे अगला कोष्ठक बायां निलय फैलता है तो बायां अलिंद संकुचित हो जाता है और रुधिर शरीर में पंप हो जाता है। यानी पंप का मतलब आगे बढ़ जाता है। और जब ऊपर वाला दायां अलिंद फैलता है तो शरीर में ऑक्सीजन रहित रुधिर, शरीर में से होता हुआ ऑक्सीजन रहित रुधिर उसके अंदर आ जाता है। और जैसे ही दायां अलिंद संकुचित यानी सिकुड़ता है तो दायां निलय फैल जाता है, जिसमें दाएं अलिंद से रुधिर आ जाता है और दायां निलय शरीर को रुधिर को ऑक्सीजनीकरण यानी ऑक्सीडेशन हेतु फेफड़ों में पंप कर देता है। अब निलय की पेशीय भित्ति अलिंद की अपेक्षा मोटी होती है। ये ध्यान रखें, इन दोनों की भित्तियों में थोड़ा अंतर होता है कि अलिंद की अपेक्षा निलय की भित्ति मोटी होती है, क्योंकि इस पर दाब ज़्यादा पड़ता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर को लौटने से रोकते हैं। यानी आप जानते हैं कोई चीज़ सिकुड़ती है, उसका आयतन कम होता है तो उसमें जो चीज़ होती है वो भरी हुई वापस लौटना चाहती है। तो इसमें इनके सिरों पर वाल्व लगे होते हैं जो कि उसको बाहर वापस नहीं जाने देते। इसी कारण हमारा रुधिर ये आपस में मिक्स नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन रहित या अशुद्ध रुधिर और शुद्ध रुधिर आपस में मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें जगह जगह पर वाल्व होते हैं। और वाल्व आप जानते हैं कि कोई वाल्व एक ऐसी युक्ति होती है जो
किसी चीज़ को एक दिशा में आगे बढ़ने देती है लेकिन उसमें वापस नहीं आने देती, जिसके उदाहरण आपकी साइकिल के ट्यूब के वाल्व या नल का वाल्व, जो आपका पानी वाला हैंडपंप होता है उसका वाल्व, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं आपके लिए। सेकंड पॉइंट आता है इसका रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ जिनको हम नलिकाएं भी बोलते हैं, यानी रक्त रुधिर नलिकाएं। ये रुधिर नलिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक धमनी और एक शिरा। धमनी रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। इसकी भित्ति मोटी व लचीली होती है। सेकंड पॉइंट शिरा। शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्रित करके वापस लाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिराओं में बहने वाला रुधिर अशुद्ध होता है और धमनियों में बहने वाला रुधिर शुद्ध होता है। परंतु इनमें एक एक शिरा और धमनी ऐसी होती है जिसमें विपरीत होता है, अर्थात पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर होता है। शिराओं में रुधिर को वापस लौटने से रोकने के लिए वाल्व होते हैं, जो भी आपको बताया। तीसरा आता है तरल ऊतक, जिसके दो भाग होते हैं, रुधिर और लसिका। रुधिर लसिका। रुधिर एक तरल, क्षारीय तथा चिपचिपा पदार्थ है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं, यानी पूरे शरीर में घूमती रहती हैं और ऑक्सीजन आदि को हमारे शरीर में पहुंचाती हैं। लसिका। लसिका एक तरल ऊतक है जिसमें प्लाज्मा, प्रोटीन आदि अवयव पाए जाते हैं। लसिका का सबसे ज़्यादा भाग प्लाज्मा होता है, जो हमारे पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है। जैसे आपको चित्र दिया गया है कि चित्र में बताया गया है कि इस तरह से लगभग हमारे हृदय की संरचना होती है, जिसमें एक महाधमनी होती है और एक महाशिरा होती है जो इसके ऊपरी भाग में होती हैं। इसके अतिरिक्त हमारी फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस शिराएँ, अर्थात जो हमने पल्मोनरी शिराएँ, पल्मोनरी धमनियाँ बताई, वो शिराएँ और धमनियाँ होती हैं। ये एक लगभग बीच में आड़ी सी रेखा से बटा होता है, जिसके ऊपर वायालिंद, दायालिंद और नीचे की ओर दायां निलय, वायां निलय होता है। इसमें नीचे की ओर यहाँ पर बताया गया है कि शरीर के निचले भाग से ये महाशिरा जाती है और यहाँ पर फुफ्फुस शिराएँ, जो आपको पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी धमनी बताई, इसमें बीच बीच में शिराएँ बनी हुई हैं, जो पतली हैं, महीन हैं वो शिराएँ हैं और मोटी हैं वो धमनियाँ हैं। इसकी आंतरिक संरचना विस्तृत रूप में आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। इसी रुधिर के परिसंचरण के कारण हमारे शरीर में रुधिर दाब होता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी हमारा जो रुधिर बहता है वो एक दाब के कारण बहता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, जो कि एक निश्चित होता है। तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो लगने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। धमनी में रुधिर दाब संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा शिथिलन के दौरान अनुशिथिलन दाब कहलाता है। यानी जब संकुचन होता है, धमनियाँ सिकुड़ती हैं, तो प्रकुंचन दाब लगता है, और शिथिलन होता है अर्थात फैलती हैं तो अनुशिथिलन दाब होता है। सामान्य व्यक्ति का प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm होता है और अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm पारे के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और 80 होता है। आपने सुना होगा सामान्य दाब। और जब हमारा इससे ऊपर नीचे जाता है तो वही लो बीपी और हाई बीपी में कहा जाता है, अर्थात माना जाता है। अगर 120 और 80 से ऊपर जाता है तो हाई हो जाता है और नीचे आता है तो लो हो जाता है। रक्तदाब नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास। लेकिन आजकल डिजिटल होने के कारण
डिजिटल मशीन भी आती है इसकी, जो कि पॉइंटों में मापती है। जिस तरह से मनुष्य में परिवहन होता है, इसी तरह से पौधों में भी परिवहन होता है, लेकिन पौधों में परिवहन एक अलग प्रकार से होता है। पौधों में कोई हृदय इस तरह का अंग नहीं होता, जबकि उसमें ऊतक होते हैं। तो दो अंग तंत्रों अर्थात ऊतकों के माध्यम से पौधों में परिवहन होता है, जिनमें से एक जाइलम और एक फ्लोएम। जो काष्ठीय भाग होता है और जड़ों वाला भाग होता है, वहाँ पर जाइलम पाया जाता है। जो पत्तियों वाला भाग होता है, हरा भाग होता है ऊपरी, उसमें फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो जड़ तंत्र में पाया जाता है। और जाइलम मृदा से यानी मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है और उसे पौधे के अन्य भागों यानी ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। सेकंड भाग है इसका फ्लोएम। फ्लोएम पौधों की पत्तियों तथा तने में पाया जाने वाला ऊतक होता है, जो पौधों की हरी पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इस तरह से पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन जाइलम और फ्लोएम से होता है। जाइलम और फ्लोएम में केशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके माध्यम से भोजन का या जड़ों द्वारा जल का आदि अन्य खनिज लवणों का, इन सभी का परिवहन होता है।